रिलेशनशिप का नॉट शिप, रिलेशन का तो आप लोगों ने सुना होगा। रिलेशन मीन्स ताल्लुक, कोई भी दो चीजों का ताल्लुक, और कोरिलेशन का मतलब यह है कि उनका आपस में ताल्लुक। तो एक्चुअली कोरिलेशन ये होता है कि दो चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा वो रिलेटेड है, मीन्स कितनी ज्यादा एक दूसरे के साथ बाय साइड चलती हैं। फॉर एग्जांपल दो ट्रेड्स हम देखते हैं, प्लांट हाइट और यील्ड। हम ये देखेंगे कि क्या प्लांट हाइट के इंक्रीज होने से यील्ड भी इंक्रीज होती है या नहीं होती। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। यार क्या बात है बेटा, क्यों लिखना शुरू कर दिया तूने? सर फिर रिलेशन और सॉरी कोरिलेशन में सर, क्या फिर से डिफरेंस हाथ लग आएगा? गया। अच्छा गलती से हो गया, चलो इट्स ओके। बेटा एक्चुअली रिलेशन जो है वो एक जनरल वर्ड है, कोरिलेशन वो स्पेसिफिक वर्ड जो हम यूज करते हैं हमारी स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में। एक्चुअली इनमें टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा या ना ही होना चाहिए, ठीक है ना? जी सर। ओके सर। तो अब ये जो लाइन इसने लगाई है ये ख़त्म कैसे होगी? ये मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे एनोटेशन में जाके तो क्लियर ऑल करना पड़ेगा। ओके गुड, ठीक हो गया। So correlation is actually the dependency or the relationship between two traits. So इसका मतलब एक्चुअली है कि अगर एक ट्रेट इंक्रीज होता है तो दूसरा ट्रेट क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। अगर तो हमने कोरिलेशन दो चीज़ों का निकालना है जिनकी हमारे पास एक एक वैल्यू है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। पहला ट्रेट है फॉर एग्जांपल हाइट, ठीक है जी, और दूसरा ट्रेट है फॉर एग्जांपल यील्ड। अगर तो इन दोनों की एक एक प्लांट अवेलेबल है तो उनका जो कोरिलेशन है वो तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं। सिंपल हम उसको कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अगर हमने एक टी टेस्ट लगाना हो तो हम एक वक्त में दो अगर हमारे पास पॉपुलेशन हो तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ दो प्लांट हो, प्लांट वन और प्लांट टू, तो अगर दो प्लांट्स को कंपेयर करना हो तो हम सिंपल कोरिलेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा प्लांट्स हों तो इन दैट केस हमें एफ टेबल या एफ जो टेस्ट है उसका सहारा लेना पड़ेगा। कोरिलेशन सॉल्व करने के लिए या कोरिलेशन की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए जो हम एफ टेस्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एनकोवा। The F test, which is used to find out the correlation between two traits, is called ANCOVA. ANCOVA की एक्चुअल जो ये फुल फॉर्म है वो होगी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। जैसे कि एनालिसिस ऑफ वेरियंस थी, जस्ट लाइक दैट एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस है। इसमें भी उसी तरीके से हमारे पास ट्रेट्स होंगे और उनका डाटा होगा। जैसे एनोवा के अंदर हम एक वक्त में एक ट्रेड के डाटा लेते हैं तो इसमें एक वक्त में कितने ट्रेड्स का डाटा लेंगे? दो ट्रेड्स का डाटा लेंगे। दो ट्रेड्स। ठीक हो गया ना, क्योंकि हमने रिलेशनशिप देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इनका जो है, फॉर एग्जाम्पल R1, सॉरी यस अगेन R1, देन अगेन R1, देन R2, 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 R3। ये हमने तीन एप्लीकेशन ले ली और तीन जो है हमने वैरायटीज ले ली। ये है जी V1, V2, V3, ठीक है जी। सो इनको हम कर लेते हैं कॉपी, इनको हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये आगे डाटा आ गया। आप लोगों को याद होगा कि जब हम एनोवा जब हम सीआरडी के अंदर जो हमारा डाटा होता था वो कुछ ऐसा होता था। यहाँ पे होता था R1, R2, R3, ठीक है ना। यहाँ पे होता था V1, V2, V3, ऐसे ही है ना। सो इस तरीके से ये ट्रेड 1 का होता था, ऐसे ही ट्रेड 2 का होता था, ऐसे होता था। यस सर।
तो अब इसी डाटा को लेके इसको हमने वर्टिकली लिख लिया, बिकॉज हमें हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, ताकि हम आसान हो जाए। ये जो टेबल फॉर्म में डाटा था, जो हम सिंपल आरसीबीडी में एक ट्रेड का डाटा लेते थे, उसी डाटा को हमने क्या किया, वर्टिकली लिख लिया। यानी कि V1, V2, V3 के आगे पहले R1 तीनों लिख दी, उसके नीचे R2 लिख दिया और उसके नीचे R3 लिख दिया। सो इस तरीके से हम एक ही जगह पे एक से ज्यादा ट्रेड जो उनका डाटा लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये जो पहला ट्रेड है, सिर्फ हम इसको कहते हैं X, ये दूसरा है, इसको हम बोलते हैं Y। हमने इसका नाम दे दिया, इसको वेरिएबल का नाम दे दिया। जैसे आप लोगों को याद होगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हम कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं, A to Z कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं। मैंने ये दो वर्ड लिए, पहले ट्रेड के लिए X और दूसरे ट्रेड के लिए Y। आप थोड़ा सा इनका डाटा लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो ट्रेड है इसकी हाइट है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 25 सेंटीमीटर, दूसरे की है 24, तीसरे की है 15, 23, 21, 16, 32, 21, 20। ठीक है जी। तो इसी तरीके से यील्ड जो है वो इसकी फॉर एग्जाम्पल है 60, 54, 74। ठीक है जी। 65, 67, 86, 56, 75, 89। ठीक हो गया जी। सो ये हमने दो ट्रेड्स ले लिए और उनका हमने डाटा ले लिया। अब हम चलते हैं एनकोवा टेबल की तरफ। तो जो एनकोवा टेबल है वो कैसे होता है, जैसे एनोवा का टेबल है उसी तरीके से एनकोवा का टेबल होगा। मींस पहला कॉलम क्या होगा भाई, सर एसओवी का। दूसरा डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी थर्ड वन एस SS एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबुलेटेड, राइट। ओके जी। सो जिस तरीके से, क्योंकि ये हमने बात की है कि ये एनकोवा अंडर सीआरडी है, तो अब आप लोगों को याद होगा कि सीआरडी के अंदर एसओवीज कौन कौन से होते हैं भाई। सर एरर और टोटल और वैरायटी बस। वैरायटी, एरर और टोटल। तो इसी तरीके से अगर हम एनकोवा करेंगे अंडर आरसीबीडी तो उसके अंदर कौन कौन से एसओवी होंगे। सर एक ब्लॉक्स आ जाएगा। वेरी गुड, ब्लॉक्स ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम एनकोवा अंडर एलएसडी करेंगे तो रोज एंड कॉलम्स ऐड हो जाएंगी, राइट। अच्छा जी, अब आ जाए जी सर। टुवर्ड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे भाई इनोवा के अंदर, उसी तरीके से इसमें निकलेगी। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पे, टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स कितने 9 होगा minus था। 1 is equal to 8. सर 9 minus 1 is equal to 8. वेरी गुड। सो इसमें हमने एक्चुअली, अब आपने देखना ये है कि इंडिविजुअल या प्लांट्स कितने यूज हुए। सो यहाँ पे तीन वैरायटीज, टोटल तीन वैरायटीज थी। हर वैरायटी जो है ना वो तीन तीन एप्लीकेशंस के अंदर थी। तो टोटल इंडिविजुअल कितने हो गए, 9। सो यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट विल बी 9 - 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि दो ट्रेड्स हैं तो इसको 9 + 9 18 आपने नहीं लिखना। उसकी वजह यह है कि जो प्लांट्स हैं वो तो 9 ही है। एक प्लांट का डाटा जो हमने 2 दफा लिया है, प्लांट्स 9 ही है। सो उसी की बेस के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। क्लियर। आज ओके, अब वैरायटीज की बात करें तो वैरायटीज हैं सर ये बात रिपीट कीजिए। मैं रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको लगता होगा कि चूंकि हमारे पास 9 प्लांट्स का डाटा हाइट के लिए है, ठीक है जी, और 9 प्लांट्स का डाटा ही यील्ड के लिए है। सो दैट मीन्स कि टोटल हमारे पास जो डाटा वैल्यूज है वो 18 है। ठीक हो गया जी ना। सर। लेकिन अब ये जो 18 वैल्यूज हैं ये एक्चुअली कितने प्लांट्स का डाटा है, ये एक्चुअली 9 9 प्लांट्स का प्लांट्स डाटा। का। सो इसलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होगी वो प्लांट्स की बेस पे होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली किस चीज को कहते हैं, कि जब हम रैंडमाइजेशन करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक किसी रैंडम वैरायटी को असाइन करने के लिए स्पेस अवेलेबल ना हो, उसको हम एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है ना।
तो इसलिए उसी की बेस के ऊपर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे हमने 18 वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना, हमने ये क्या बताना है कि चूंकि यहाँ पे 9 प्लांट्स हैं, जैसे कि बाकी CRD और RCBD में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है एनोवा के अंदर, वैसे ही एनोवा के अंदर होगा। सो अब चूंकि टोटल यहाँ पे 9 प्लांट्स हैं तो 9 - 1 8 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ऐसे ही वैरायटीज जो है वो 3 है तो 3 - 1 = 2 आ गई। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा भाई, ये बताएगा मुझे एमन बताएगी, एमन तशहीर। सर 6 होगा। कैसे निकाला 6? टोटल में से वैरायटी को निकालेंगे। वेरी नाइस। 8 - 2 = 6। सो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा ऐसा निकलता है कि टोटल में से बाकी सारी चीजों को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी एस की तरफ, सम ऑफ स्क्वायर, वो कैसे निकलेगा? सर सारी वैरायटीज का स्केयर लेना है अच्छा और जी, फिर उनको प्लस करना है, ठीक है जी। फिर उनकी टोटल वैरायटीज पे डिवाइड कर देना है और फिर करेक्शन फैक्टर से माइनस करना है। सोच लो, एनीवन एल्स, क्या कोई इसको वेरीफाई करता है भाई? सर ये वैरायटीज का सम करते हैं ना, उनका स्केयर लेना है। V1 की वैरायटी 3 एप्लीकेशंस का स्केयर लेके। अच्छा, ये आपने वैरायटीज का बताया। जी ओके, सर। और करेक्शन फैक्टर कहाँ पे है? सर वो निकाला ही नहीं हमने। वो नहीं निकाला, तो दैट मीन सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकलेगा? सर ग्रैंड टोटल का स्केयर लेके ग्रैंड टोटल का फिर स्केल उसको लेके, सर टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पे पे। डिवाइड कर दो। ओके। तो चूंकि ये एनोवा नहीं है, एनकोवा है, यहाँ पे 2 ट्रेड्स हैं, तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे एक्चुअली हम करेक्शन फैक्टर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट। करेक्शन फैक्टर की बजाय क्या यूज होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, CP यूज होगा। वहां पे CF था और यहाँ पे क्या होगा? CP होगा। CP क्या है एक्चुअली? CP है जी ट्रेड 1 मल्टीप्लाई बाय ट्रेड 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो यहाँ पे होगा दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय सेकंड ट्रेड, ठीक है जी, ये आ गया। और ये होगा जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 9 है, तो ये 9। 9 पे डिवाइड हो जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 13702.44। समझ आ गई सबको भाई? जैसे आपको याद नहीं होगा कि, सर, एक दफा रिपीट कर दें। रिपीट करता हूँ, जैसे आप लोगों को याद होगा कि करेक्शन फैक्टर के अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास एक ट्रेड होता था और उसकी हम टोटल ग्रैंड टोटल निकाल के उसका स्केल ले लेते थे, यानी कि उस ट्रेड को उसी ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे इस एनकोवा के अंदर बात ये हो गई है कि दोनों ट्रेड अलहदा हो गए हैं, एक ट्रेड नहीं है। तो अब जब हम, जैसे पहले हम एक ही ट्रेड का स्केल लेते थे, यानी कि एक ही ट्रेड को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली बात वही हो जाएगी कि वहां पे एक ट्रेड था, उस एक ट्रेड को हमने डबल कंसीडर करते हुए उस ट्रेड को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पे चूंकि दोनों ट्रेड डिफरेंट हैं, तो हमने एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया जी? तो इसमें होगा ये x मल्टीप्लाई बाय y या समीशन x मल्टीप्लाई बाय समीशन y डिवाइडेड बाय n। तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा 13704.44। तो ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर की जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। सो यहाँ पे एनकोवा के अंदर जो SS है वो यहाँ पे एक्चुअली SS की बजाय SP का वर्ड यूज होगा। SP का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे करेक्शन फैक्टर को हमने क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही सम ऑफ स्केयर की जगह पे क्या वर्ड यूज होगा? SP। सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी उसी तरीके से निकलेगा। सबसे पहले
सबसे पहले टोटल का निकालेंगे, उसके बाद वैरायटी का, और फिर आखिर में एरर का निकलेगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे जी TSP, दैट विल बी इक्वल टू, जैसे TSP हम निकालते थे पहले, हर इंडिविजुअल वैरायटी का स्क्वायर, हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो दो जगह पे अलग है, तो पहले एक ही वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू को उसकी कोरिस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक ही प्लांट के जो दो ट्रेड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ पे सर पूरी सूरी आ रही है। कोई सोई आ गया। कहाँ पे फंसे हुए हो? सर मैं तो सीपी पे फंसा हुआ हूँ। सीपी पे क्या, सीपी की क्या समझ नहीं आई? सर मुझे तो कुछ भी नहीं आई। कुछ भी नहीं आई। ओके, मैंने कहा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट या जो सीपी है, सीपी इज एक्चुअली जो करेक्शन फैक्टर है CF, उसकी रिप्लेसमेंट है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सर ग्रैंड टोटल के स्क्वायर को ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। वेरी नाइस, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसे ही है ना? ग्रैंड टोटल जी के सर। स्क्वायर को अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क तो नहीं होगा? नहीं नो सर। सर। सेम ही बात नो है ना? सर। अच्छा, अब यहाँ जी पे सर। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है या एनकोवा जो है, उसके अंदर हमने दो ट्रेड को यूज किया है, तो अब हम एक ट्रेड को डबल नहीं कर सकते, एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो जैसे हम जी सर। करेक्शन फैक्टर के अंदर एक ही ट्रेड को स्क्वायर ले लेते थे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे। सो चूंकि करेक्शन फैक्टर होता था ग्रैंड टोटल का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे भी हमें ग्रैंड टोटल चाहिए ट्रेड 1 का और ग्रैंड टोटल चाहिए ट्रेड 2 का। तो इनको ट्रेड 1 का जो टोटल है मल्टीप्लाई बाय ट्रेड 2 का टोटल, और डिवाइड उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन पे करेंगे, डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा आपके ठीक पास है सर। क्रॉस प्रोडक्ट। अब आ जाए ठीक है। टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट की तरफ, TSP। तो जैसे उसमें टोटल का टोटल सम ऑफ स्क्वायर के अंदर हम क्या करते थे कि एक ही ट्रेड को उसी ट्रेड से मल्टीप्लाई करते थे, या एक ट्रेड का स्क्वायर लेते थे। सो अब यहाँ पे चूंकि ट्रेड दोनों डिफरेंट हो गए, तो एक ट्रेड को हमने दूसरे ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, स्क्वायर नहीं लेना जस्ट। तो ये वैल्यू जो आएगी, दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। ठीक है जी? तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी? तो इसका सम हम ले लेंगे, तो ये वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ all these values, and this will be equal to this divided by, किस में डिवाइड करेंगे भाई इसको, सॉरी माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे? समझ आ गई है? किसी को समझ ना आई हो बात की? टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाला, किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो वो पूछ ले भाई। ये सारे स्टूडेंट्स अपने माइक ऑन करें जरा काइंडली, जल्दी से। जी सर। जाहदा, वकास, मरजान, अनस। जी सर। जाहदा और मरजान अभी भी नहीं आए। बाकी स्टूडेंट्स आपने माइक ऑफ कर ले, सो के जाहदा और मरजान। जाहदा भी आ गया। मरजान बेटा कहाँ पे है? इसको मैं निकालने लगा हूँ, अगर ये जल्दी से ऑनलाइन, जल्दी से इसका माइक ऑन ना हुआ तो। नहीं आया अभी भी, मुझे लगता है ये मोबाइल लगा के तो खुश हो गया हुआ है।
चलें इसको हम निकाल देते हैं, फिर क्लास से आज के अटेंडेंस काउंट नहीं करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट की किसी को समझ ना आई हो तो वो बता सकता है मुझे। सर हमने पहली ट्रेड को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उन सबका सम कर लिया। यस। और सर उसके बाद में फिर हम उसको सीपी में से माइनस कर दिया ना। वही, यस, वही जो सेम प्रोसेस था। जी बेटा मलाइका। कुछ नहीं सर। ओके, क्लियर है ना? सर टोटल लेकिन सम ये ऑफ आंसर प्रोडक्ट, तो नेगेटिव में आया हुआ है। ये मैं आपको क्लियर करने लगा हूँ कि जो एनकोवा होगा, क्योंकि इसके नाम स्क्वायर नहीं ले रहे, स्क्वायर नहीं ले रहे ना, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है। जो एनोवा है जिसके अंदर हम स्क्वायर्ड वैल्यू लेते हैं, वहां पे कभी नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज जब आप नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या उसका स्क्वायर लेते हैं, तो वो उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इसलिए जो एनोवा है उसमें हमेशा आंसर आपके पॉजिटिव होंगे। एनकोवा के अंदर नेगेटिव आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इसके सर इन अंदर एनी स्क्वायर केस नहीं लेते। सर अगर करेक्शन फैक्टर की वैल्यू, सर अगर किसी केस में एनोवा के अंदर करेक्शन फैक्टर की वैल्यू ही बहुत ज्यादा आ जाए, तो जब वो माइनस करेंगे हम वैरायटीज वाले में से, तो फिर वो नेगेटिव ही आएगी। नहीं, पॉसिबल नहीं है। करेक्शन फैक्टर की जितनी भी अब आंसर आएगा, जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, वो हमेशा उनसे ज्यादा ही होंगी। ओके सर। तो हमेशा ज्यादा होंगी। अच्छा चले जी। सो ये टीएसपी हो गया। टीएसपी के बाद हम चलते हैं वीएसपी की तरफ या वैरायटी एसपी की तरफ। तो वीएसपी कैसे निकलेगा, कौन बताएगा आप में से? वीएसपी कैसे निकलेगा? जैसे वीएसएस हम निकालते थे कि वैरायटी 1 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 2 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू से वो एडअप होके आई है माइनस करेक्शन फैक्टर। सो ऐसे ही वीएसपी भी ऐसे ही निकलेगा। वैरायटी 1 का टोटल मल्टीप्लाई बाय वैरायटी 1 का टोटल ऑफ सेकंड ट्रेड, देन वैरायटी 2 का टोटल मल्टीप्लाई बाय वैरायटी 2 का टोटल ऑफ सेकंड ट्रेड। सो उनको आपस में हम, इसलिए हम इनके पहले वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। या हम यहाँ पे लिख लिया V1 V2 V3। यहाँ पे हम ऐसे ही यील्ड और प्लांट, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो V1 हाइट के लिए कहाँ कहाँ पे यूज हो, या वो तमाम वैल्यू सम होकर यहाँ पे आ जाएंगी। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ, किस किस चीज का सम होगा भाई? ये वैल्यू, कॉमा, उसके बाद ये वैल्यू, और उसके बाद ये वैल्यू। ये समझ आ गई है सम कैसे किया मैंने? जी सर। क्लियर है ना? ओके, यस सर। ऑलराइट। अब चलते हैं जी V2 के सम की तरफ। तो वही हो जाएगा ये वाली वैल्यू, कॉमा, ये वैल्यू, और फाइनली ये वैल्यू। ठीक है जी? ओके। तो ऐसे ही थर्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका भी ऐसे हम सम निकालेंगे। तो ये हो गया दिस वन, कॉमा, V3, कॉमा, V3। तो ऐसे ही अगर इस वैल्यू को मैं ड्रैग करके आगे ले जाऊं, तो यही काम जो है वो नेक्स्ट सेल के अंदर भी हो जाएगा। इसी को अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूं, तो वही काम, ये आ गया D5, ठीक है जी, प्लस D8 प्लस D11, उसके बाद 6 9 12 और 7 10 30, ये टोटल आ गया। क्लियर है? अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। सो इनको हम नीचे खींच लेते हैं। अब यहाँ पे इसका इनका सम निकाल देते हैं। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कितने पे डिवाइड करेंगे इनको? सर 3 पे करेंगे। 3 पे 3 सर। पे करेंगे, क्योंकि ये 3 वैल्यू से एड अप होके आई हैं। सो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वन। तो ये कितना आंसर आ गया भाई? माइनस 330।
ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे हम लिख जी लेते सर। हैं TSP दिस, और ये आ जाएगा ये वैरायटी। अब जो है जो हम निकालते हैं एरर, वो कैसे निकालते हैं? सर टोटल में से वैरायटी वाले को माइनस करके। सो दिस विल बी इक्वल टू टोटल माइनस वैरायटी। क्या आंसर आ गया? माइनस -40। 40.66। गुड। जैसे यहाँ पे SS को हमने SP के साथ रिप्लेस किया था, तो वैसे ही MS को हम MP के साथ रिप्लेस कर देंगे। MP का क्या मतलब है? अपार्ट फ्रॉम माई प्लेयर। MP का क्या मतलब है? सर मीन सर मीन ऑफ प्रोडक्ट। मीन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट था और जैसे सम ऑफ स्क्वायर था, वैसे ही मीन ऑफ स्क्वायर था और ऐसे ही मीन ऑफ प्रोडक्ट है। तो फार्मूला इसका भी वही है। सो दिस विल बी इक्वल टू SP डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड हमें खुद लिखना पड़ेगा हाथ से, क्योंकि वहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ। सो डिवाइडेड बाय, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड 6 के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं F वैल्यू। तो F वैल्यू कैसे निकलेगी? F वैल्यू का किसका फार्मूला आता है भाई, कौन बताएगा? F वैल्यू का सर फार्मूला डिवाइड किया है सर वैरायटी वाली वैल्यू पे एरर। वैरायटी MP डिवाइडेड बाय EMP या LMP। सो दैट इज द आंसर इज 24.40164। अब F टेबल वैल्यू हम देखेंगे, किसके अगेंस्ट टेबल वैल्यू देखेंगे भाई? सुनावला बेटा। जी बेटा जी, सॉरी मेरे ख्याल में गालबन फिर से इंटरनेट का कुछ हो गया था। अच्छा जी, आवाज आ गई भाई सबको? यस सर। ओके जी बेटा, यस यहाँ सर। पे F टेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बल्कि आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे F टेबल वैल्यू निकाल के बता दे कि ये कितनी आएगी। मैं जरा देख लूँ यहाँ पे किस स्टूडेंट को मैंने बोलना है। ये मुझे निकाल के देगा 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 कौन निकाल के देगा? ये है जी वकास मुश्ताक। विकास बेटा, आप मुझे बताओगे कि F टेबल वैल्यू जो है 5% पे कितनी आनी चाहिए? और दूसरा जो है वो है जहांजेब खान, ये बताएगा कि 1% पे F टेबल वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है सर, सर्च कर लें अभी। सर्च करें, सर्च करके F टेबल वैल्यू निकालें तो मुझे बताएं। अच्छा जी, अब अगर आप मुझे बता दें कि आप में से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारी F कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो उसका क्या मतलब हुआ? F कैलकुलेटेड F टेबल से ग्रेटर हो तो उसका क्या मतलब हुआ? सर सर नॉट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट है सर। वेरिएशन। सिग्निफिकेंट वेरिएशंस मौजूद हैं। दैट मीन्स कि इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। अब वो जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ये हमें पता चलता है मीन ऑफ प्रोडक्ट से। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वेरिएंस निकाला था एनोवा से, निकाला था ना? मलाइका बेटा, जीनोटिपिक वेरिएंस और फिनोटिपिक वेरिएंस निकाला था हमने एनोवा से। नो सर। देख लो, सोच लो, निकाला था मुझे लगता है। कोई और स्टूडेंट जिसके माइंड में हो, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वेरिएंस हमने निकाला था भाई एनोवा से। सर नहीं निकाला। सर याद याद सर नहीं। नहीं।
सर नहीं निकाला। सर नहीं निकाला था, आपने कहा था, मैंने आपसे पूछा था आप कैसे नेक्स्ट लेक्चर में ये हम करेंगे डिस्कस। हेरिटेबिलिटी हमने निकाली थी हेरिटेबिलिटी की थी सर। और हेरिटेबिलिटी वाले टॉपिक में ही हमने ये डिस्कशन की थी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। नहीं की थी हमने? नहीं सर, इनोवा से हमें रिलेटेड नहीं नहीं की याद थी आ रहा। डिस्कशन। अच्छा चले वैसे आपने वो चले, कैलकुलेट मैं यहाँ करके पे दिखाया लिखता था। हूँ, शायद आपके ज़हन में आ जाएगा, हो सकता है हमने फिर नहीं किया हो। वेरिएंस को मैं खाली वी के साथ लिखता हूँ, ये बल्कि वी आर के साथ लिखता हूँ। वेरिएंस फिनोटिपिक, सर किया हुआ है। वेरिएंस जीनोटिपिक और वेरिएंस इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल वेरिएंस दैट वाज इक्वल टू ईएमएस, और जो जीनोटिपिक है दैट वाज इक्वल टू सर किया हुआ है। वीएमएस माइनस ईएमएस। ये कुछ किस्म का फार्मूला था उसका, मुझे याद आ रहा है। चले इसको कर लेंगे बाद में, इसको अभी छोड़ दें। सर ये जीनोटाइपिक वेरिएंस और एनवायरनमेंट सर ये किए हुए हैं। ये हुए हैं, सर फॉर्मूलाज लिखे हैं मेरे सामने अब ये देख लो हेरिटेबिलिटी वाले में किया हुआ है। सर देख किया लो हुआ है। देख लो मलाइका बेटा, ये तो हमने टॉपिक किया हुआ है, आप कहते हो हमने किया नहीं हुआ। सर जीनोटाइपिक वेरिएंस का लिखा हुआ है MS-V माइनस MS-E डिवाइड बाय R। मलाइका कहाँ, मलाइका पूरा हाजिर हो, करके कहाँ गई? सर वो हमें भी नहीं समझ लगी थी पहले तो। नहीं सर, पहले समझ नहीं आई थी, मैंने नोट नहीं किया हुआ। अच्छा चले सब अभी समझ आ गई ना। सो यही जो है इन्वायरमेंटल वेरिएंस, जीनोटिपिक वेरिएंस और फिनोटिपिक वेरिएंस। जैसे हमने फिनोटिपिक कैसे निकलता है, जीनोटिपिक प्लस इन्वायरमेंटल दैट इज इक्वल टू फिनोटिपिक। ये फार्मूला ये भी लिखा होगा साथ में, हसीब लिखा हुआ है ना बेटा? जी सर लिखा हुआ है सर। हाँ, वीएमएस माइनस ईएमएस डिवाइडेड बाय आर, और फिनोटिपिक का क्या होगा, वेरिएंस जीनोटिपिक प्लस वेरिएंस इन्वायरमेंटल, सो दैट इज फिनोटिपिक। अब जैसे हम मीन स्क्वायर से वेरिएंस निकाल सकते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, ऐसे ही मीन प्रोडक्ट से हम वेरिएंस और सॉरी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक को वेरिएंस निकाल सकते हैं। हमने वेरिएंस तो निकाल लिया हुआ क्या पहले ही। मिक्स अप हो रहा है। क्या हुआ? मैं कहा सर मिक्स हो ही जा रहा है अब जरा ना कंफ्यूजिंग हो गया मामला। चले इट्स ओके। एनोवा से वेरिएंस निकल आएंगे, जी सर। ऐसे ही एनकोवा से को वेरिएंस निकल आएंगे। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आज मंडे को होगी या ट्यूसडे को होगी, ठीक है? ओके सर। टिल देन जहाँ तक ये एनकोवा वाला टॉपिक, इसमें से कोई बात है तो पूछ लो। अभी तक मुझे विकास और दूसरा था जहाँ जेब, उनकी तरफ से एफ टेबल वैल्यू नहीं आई। सर 1% पर सर 10.925 है। 10.925। ये बताओ कि किसको किसके अगेंस्ट आपने देखा था? 0.2 को 6 के साथ। वेरी नाइस। तो ये था 10.925। 925। अच्छा, साथ में आप लोग ना ऐसा करें, अटेंडेंस भी भेजते जाए मुझे। 5.14 ये 5% पर 5.14। लेकिन ये विकास से बतानी थी, विकास कहाँ गया? अच्छा, विकास से मैसेज लिख दिया। 4.06 क्या है गया विकास को? विकास बेटा, आपने किस डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट देखा है? सर एट 5%। किस डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट देखा था? क्योंकि ये जहां जेब बता रहा है 5.14 और आप बता रहे हो 4.06, तो ये आप ये यहाँ से दैट मीन्स कि आपने किसी एक ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ गलत लिया है। कहाँ चले गए भाई? ये आपने एक्चुअली है सर। 2 अगेंस्ट 6 देखना था। ये मुझे लगता है कि यहाँ जो विकास ने ना सर यही नहीं नहीं, विकास की सर बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर सर रहा हूँ। मैंने
मैं विकास की बात कर रहा हूँ बेटा, आपने तो ठीक देख लिया है। चले इट्स ओके। सो 5% पे आपने 2 अगेंस्ट 6 देखना था, तो 5% पे वैल्यू है 5.14 और 1% पे है 10.92। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनके ऊपर 1 स्टार लगेगा या डबल स्टार लगेगा या ये नॉन सिग्निफिकेंट है? सिंगल स्टार भी लगेगा, 2 डबल स्टार भी। जहाँ पे बेटा डबल आ जाए ना तो फिर वहाँ पर सिंगल स्टार डबल लगेगा। वहाँ पे सिंगल, जहाँ पे Yes. डबल आ जाए वहाँ पे सिंगल नहीं लगाते। तो इसमें डबल स्टार का मतलब ये है कि ये जो दोनों ट्रेड्स हैं इनमें हाईली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मौजूद है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम बाद में चेक करेंगे। ये कहाँ से आया? क्लियर है बेटा? एनकोवा के अंदर और कोई बात किसी ने पूछनी हो तो वो पूछ सकता है काइंडली। नो सर। चले जी, ठीक है जी, जिसने अटेंडेंस लगा ली है तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको आपने एक दफ़ा जो है ना डाटा लेके, बेशक कोई भी आप डाटा ले लें, खुद से ले लें, खुद जनरेट कर लें या कहीं से इंटरनेट से कोई भी डाटा आप जनरल लेके, तो आपने एक दफ़ा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। एनकोवा के अंदर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, एनोवा के अंदर आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। जी बेटा कोई क्वेश्चन करने लगे थे आप? सर ये वीडियो काइंडली आज कल में अपलोड कर देना। ऐसे तो आप ये कर बेटा देते हैं लेकिन। ये आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह, ओके सर, थैंक यू। ये आज ही हो जाएगी, डोंट वरी। सर। जी जी बोले बेटा। हेलो सर। जी जी बोले बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो पॉजिटिव लिखनी है या नेगेटिव लिखनी है? किसके अंदर? एनकोवा में?